नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। उच्च न्यायपालिका के लिए मुकदमों का जल्दी निपटारा और न्याय दिलाना सबसे बड़ी चुनौती। राष्ट्रीय विधि दिवस के मौके पर बोले राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने कहा, नए भारत के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर काम। गुजरात चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। 76 उम्मीदवारों की कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। प्रधानमंत्री भुज सहित 4 जगहों पर करेंगे रैली। मध्य प्रदेश में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म पर फांसी का प्रस्ताव। शिवराज सिंह कैबिनेट का फैसला, शादी का लालच देकर शारीरिक शोषण भी होगा अपराध। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न। 32 जिलों में करीब 65% मतदान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में डाले गए वोट। और एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने गोपी थोनाकल। विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 5 स्वर्ण पदक। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज आडवाणी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान गतिहीन नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा इस बात से पूरी तरह वाकिफ थी कि भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी, और बीते कुछ सालों में संसद ने संविधान में कई संशोधन किए। राष्ट्रपति ने कहा कि संवैधानिक शासन के भरोसे की भावना अंतर्निहित है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट ढांचा तैयार करता है, जो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के निचले स्तर पर बुनियादी वचनबद्धता जारी रहनी चाहिए और इसके लिए अधीनस्थ संस्थानों को सभी क्षेत्रों में शीर्ष स्थानों के बराबर लाना होगा। There should no doubt be emphasis on ministries and departments of the union government, but also on how our constitutional project is being taken forward by village and block level institutions. The legislative sanctity of parliament is important, but so is that of every gram panchayat, and this must demand attention from each one of us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश में संसदीय और विधानसभाओं को चुनाव को एक साथ कराए जाने का सुझाव दिया है। रविवार को संविधान दिवस के मौके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से देश के संसाधनों और समय की बचत होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संवैधानिक संस्थाओं के मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। संविधान निर्माण से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के मौके पर रविवार को विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। एक सामाजिक दर्शन भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और नौजवान ऊर्जा को दिशा देने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का संवैधानिक दायरों में मिलकर काम करना वक्त की मांग है। और बढ़ गई। आज समय की मांग है कि हम एक दूसरे को सशक्त करें, एक संस्था दूसरे की आवश्यकताओं को समझे। वो संस्था जिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उन्हें समझे। जब ये तीनों संस्थाएं संविधान में लिखित अपने कर्तव्यों पर ध्यान देगी, तभी देश के नागरिकों को भी अधिकार से कह पाएंगे कि आप भी अपने कर्तव्यों का पालन करिए। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने और न्यू इंडिया बनाने के लिए सभी से संकल्प लेने का आह्वान किया। हम भले रहें या न रहें, लेकिन ये देश रहने वाला है।
हम रहे या ना रहे, लेकिन जो व्यवस्था हम देश को देकर जाएं, वो सुरक्षित, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान ने वक्त के साथ साथ सभी चुनौतियों का सामना किया है और हर परीक्षा को पास किया है। संविधान के निर्माताओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का संविधान जितना जवाबदेह है उतना सक्षम भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान में हर परिस्थिति में देश को एकजुट रखने की ताकत है, जिसने सभी को सही रास्ते पर चलना सिखाया है। कार्यक्रम में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा भी मौजूद थे। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में बढ़ रहे आतंकवाद पर चिंता जताई है। रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मानवतावादी शक्तियों का जागरूक होना समय की मांग है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 26/11 के शहीद को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में किसानों के मसले पर भी बात की। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आतंकवाद हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने और उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है। प्रतिदिन होने वाली घटना का उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ न सिर्फ भारत बल्कि मानवतावादी सभी शक्तियों को सतर्क रहना होगा। आतंकवाद के कारण प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा। उन्होंने 26/11 हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया। आतंकवाद ने विश्व की मानवता को ललकारा है। आतंकवाद ने मानवतावाद को चुनौती दी है। वो मानवीय शक्तियों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसलिए अब सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व की सभी मानवतावादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद को पराजित करके ही रहना होगा। प्रधानमंत्री ने 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नौसेना दिवस का भी जिक्र किया। नेवी डे, नौसेना दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना सुरक्षा के साथ मानवता का काम भी करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। नदियों के प्रधानमंत्री ने नदियों और समुद्र को आर्थिक और सामरिक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने किसानों के मसले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में मिट्टी के प्रति भक्ति और वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी को संवारने की अहमियत रही है, लेकिन रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए 2022 तक यूरिया का इस्तेमाल आधा करने के लिए कहा। और साथ साथ हर प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों से ये सिद्ध हो चुका है कि धरती माँ को आवश्यकता से अधिक यूरिया के उपयोग से गंभीर नुकसान पहुंचता है। किसान तो धरती का पुत्र है। किसान धरती माँ को बीमार कैसे देख सकता है? समय की मांग है इस माँ बेटे के संबंधों को फिर से एक बार जागृत करने की। हमारे दिव्यांग भाई बहन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों पर भी बात की। संकल्पवान है। उन्होंने कहा कि देश में समावेशी समाज का निर्माण होना चाहिए। आज वे हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग पर भी चिंता जताई। अब हम सब लोग अनुभव करने लगे हैं। मन की बात का ये 38वां संस्करण था। प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर जनता से 2017 के अच्छे अनुभवों को साझा करने की अपील की और नए साल की शुरुआत सकारात्मक रुख से करने की बात कही। आने वाले साल का स्वागत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात में बीजेपी ने इस बार प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम खास तरीके से मनाया। पार्टी के कई दिग्गजों ने लोगों के साथ चाय पीकर इस कार्यक्रम को सुना। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि गुजरात बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात की जनता को विकास की गति बनाए रखने के लिए स्थायी सरकार का साथ देना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए रविवार को बीजेपी ने मन की बात चाय के साथ अभियान चलाया। इसके तहत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और शीर्ष नेताओं ने अलग अलग जगहों पर चाय की चुस्की लेते हुए चर्चा की। प्रेरक काम किया।
बीजेपी अध्यक्ष ने अहमदाबाद की दरियापुर विधानसभा सीट में कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि वित्त मंत्री अरुण जेटली सूरत विधानसभा क्षेत्र के अड़ाजन से कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। यहाँ पिछले 22 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्वाभाविक है कि हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और केवल इस चुनाव में जीतना नहीं है, लेकिन एक बड़ी मात्रा से हम लोगों को जीतना है। पोरबंदर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना, जबकि सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी जूनागढ़ में मौजूद रहीं। राजकोट में बीजेपी सांसद परेश रावल चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सूरत में केंद्रीय पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुभ संकल्प के साथ 2018 के स्वागत करने की बात कही। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया है, देश उस विषय को ग्रहण करेगा, देश उस विषय को विशेष करके नौजवान हर एक तरीके का उपाय अपनाएंगे और देश में अगर एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वातावरण खड़ा होगा तब जाके देश आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने आज देश की अंदर एक नया आंदोलन का उन्होंने आज आह्वान किया, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव इंडिया की उन्होंने आह्वान दिया। राज्य में 50,000 से ज्यादा मतदान केंद्र क्षेत्रों में मन की बात चाय के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 और 29 नवंबर के गुजरात दौरे के पहले आयोजित किए गए। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 9 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज कच्छ जिले के भुज शहर में लोगों को संबोधित करेंगे और फिर राजकोट के जसदन, अमरेली के धारी और सूरत के कामरेज की रैलियों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री 29 नवंबर को दक्षिण गुजरात में सोमनाथ के नजदीक मोरबी और प्राची गांवों में, भावनगर के पलिताना में और नवसारी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 26/11 हमले की बरसी पर आतंकियों के सफाई को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। रविवार को अरुण जेटली ने सूरत में एक जनसभा को संबोधित किया। अरुण जेटली ने कहा कि पिछले कुछ महीने में हुई घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि कश्मीर में आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं पर भी लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत को उसकी योजनाओं के लिए पैसा कौन मुहैया कराता है, इस बात का भी पर्दाफाश हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि आतंकियों के मंसूबों को अब कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हजारों आदमी पत्थर फेंकते हुए सड़कों पे आ जाते थे। आतंकवादी जब चाहे प्रहार कर देते थे। हुर्रियत का नेतृत्व जब चाहे बंद का आह्वान कर देता था। और आज पिछले 8-10 महीने की स्थिति है कि जो लश्कर का कमांडर बनता है वो जानता है कि 2 या 3 महीने से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 76 उम्मीदवारों के नाम हैं। राज्य के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। इससे पहले पार्टी ने 2 चरणों में होने वाले चुनाव में 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। हालांकि पार्टी ने 20 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी तक नहीं की। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीज ने जारी की। गुजरात में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव में 9 और 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और 18 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। पहले चरण में सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। वहीं 93 सीटों के लिए राज्य के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव होंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण की 93 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन 20 नवंबर को शुरू हुआ था। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की आखिरी तारीख
30 नवंबर है। दूसरे चरण का मतदान 14 दिसंबर को और मतगणना 18 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान पूरा हो गया। इस दौरान 48.76% मतदान दर्ज किया गया, जो पिछली बार की तुलना में करीब 5% ज्यादा है। दूसरे चरण में राजधानी लखनऊ समेत 25 जिलों की 6 नगर निगम, 51 नगर पालिका और 132 नगर पंचायतों के लिए मतदान हुआ। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तीसरे और अंतिम दौर के लिए मतदान 29 नवंबर को होगा। इसमें 5 नगर निगम, 76 नगर पालिका परिषद और 152 नगर पंचायतों के लिए चुनाव होंगे। तीनों चरणों के चुनाव की मतगणना 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत की इस विशेष श्रृंखला में हम भारत की आदिम जनजातियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैं भी भारत, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश सरकार ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म या किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री जयंत मलाया ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के सजायाफ्ता आरोपियों को मृत्यु दंड देने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। वहीं शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को सजा के लिए कानून में संशोधन करके संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव किया गया। आज से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार इन प्रस्तावों को पेश करेगी। 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार के दोषियों को मृत्यु दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में नई धाराएं 376 ए और 376 डी ए जोड़कर किया गया है। कश्मीर मसले के हल के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा ने कल पुलवामा में 12 प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत की। दिनेश्वर शर्मा से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडलों में पुलवामा के छात्र और युवा शामिल थे। छात्राओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात कर कश्मीर में शिक्षा और रोजगार की हालत बताई और इसमें सुधार करने की मांग की। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक आज वो अनंतनाग जिले के कुछ गांवों का दौरा कर सकते हैं। इससे पहले अपने 6 दिवसीय प्रवास पर जम्मू कश्मीर पहुंचे दिनेश्वर शर्मा ने दौरे के पहले 2 दिनों में जम्मू के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय चुनाव के पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ। रविवार को 32 जिलों की 37 संसदीय और 74 प्रांतीय विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए।
छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस और नया शक्ति गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर बाबू राम भट्टराई गोरखा से भाग्य आजमा रहे हैं, जहां वाम गठबंधन के उम्मीदवार नारायण काजी श्रेष्ठ ने उनका कड़ा मुकाबला है। नेपाली कांग्रेस के उपसभापति रामचंद्र पौंडेल तरह से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया था। चीन के पूर्वी झेंजियांग प्रांत में बंदरगाह शहर निगम्बो में रविवार को एक भीषण हादसा हुआ। ये विस्फोट एक फैक्ट्री में हुआ, जिसमें 2 लोग मारे गए और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से आसपास की इमारतों की छतें ढह गईं और कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गईं और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। धमाके की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस मामले की छानबीन कर रही हैं। और अब खेल की खबर। कप्तान विराट कोहली के रिकॉर्ड दोहरे शतक और रोहित शर्मा के नाबाद शतक से टीम इंडिया ने नागपुर टेस्ट में श्रीलंका के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। पहली पारी में भारत की तरफ से 4 बल्लेबाजों ने शतक जमाए। शनिवार को मुरली विजय और चेतेश्वर पुजारा ने भी शतकीय पारी खेली थी। श्रीलंका की ओर से पहली पारी में बनाए गए 205 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने रविवार को मैच के तीसरे दिन 6 विकेट पर 610 रन के स्कोर पर पारी घोषित की। इसी के साथ टीम इंडिया ने मेहमान टीम पर 405 रन की बढ़त हासिल कर ली। श्रीलंका की दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने संदीरा, समर विक्रमा और 0 के स्कोर पर ही बोल्ड कर दिया। अब दूसरी पारी में श्रीलंका का स्कोर 9 ओवर के बाद 1 विकेट खोकर 21 रन है। श्रीलंकाई टीम के सामने फिलहाल पारी की हार टालने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। और AIBA विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रविवार को भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। इसके अलावा प्रतियोगिता में भारत को 2 कांस्य पदक भी मिले। गुवाहाटी में आयोजित इन मुकाबलों में 48 किलोग्राम भार वर्ग में नीतू, 51 किलोग्राम की श्रेणी में ज्योति गुलिया, 54 किलोग्राम वर्ग में साक्षी चौधरी और 57 किलो डिवीजन में शशि चोपड़ा और 64 किलोग्राम वर्ग में अंकुशिता बोरो ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया, जबकि 81 किलोग्राम की श्रेणी में नेहा यादव और इसी कैटेगरी में अनुपमा ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। ज्योति गुलिया ने स्वर्ण पदक जीतकर अर्जेंटीना में अगले साल होने वाले युवा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इस प्रतियोगिता में भारत को ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन ने स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 2-2 लाख रुपए और कई इनामी राशि का ऐलान किया। पिछली बार के मुकाबले में भारत को महज 1 कांस्य पदक ही मिला था, जबकि 2011 में भारतीय मुक्केबाज सरजू बाला देवी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा पाई थी। चीन के डोंगवान में आयोजित एशियन मैराथन चैंपियनशिप में थोनाकल गोपी ने इतिहास रच दिया। गोपी इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। केरल के वायनाड के रहने वाले 29 वर्षीय गोपी ने रेस को जीतने के लिए 2 घंटे 15 मिनट 48 सेकंड का समय लिया। दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान के आंद्रे पेट्रो रहे। पेट्रो ने 2 घंटे 15 मिनट 51 सेकंड लिया, जबकि ब्रॉन्ज जीतने वाले मंगोलिया के तसेविन रावदन ने 2 घंटे 16 मिनट 14 सेकंड में रेस पूरी की। प्रख्यात समाजवादी नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रवि रे की जयंती पर कल उन्हें संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई सांसदों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रवि राय का जन्म ओडिशा के खुर्दा जिले के भानरागढ़ गांव में 26 नवंबर 1926 को हुआ था। रवि रे 1989 से 1991 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी गणेश वासुदेव मावलंकर की आज जयंती है। इस मौके पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उनका जन्म आज ही के दिन 1888 को गुजरात के वडोदरा में हुआ था।
मावलंकर को पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया था। प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलंकर ने अपनी जिम्मेदारी को धैर्य और पूरी लगन के साथ अंजाम दिया। उनकी भूमिका सिर्फ सदन की कार्यवाही का दक्षतापूर्वक संचालन करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें देशों के लोकाचार के अनुरूप नियम, प्रक्रियाएं, रूढ़ियां और परंपराएं तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में उनका निधन हो गया। इसी के साथ अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 25 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ। वीपी सिंह 9 जून 1980 से 28 जून 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 29 जनवरी 1983 को वो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री बने और 31 दिसंबर 1984 को केंद्र में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 2 दिसंबर 1989 को वो प्रधानमंत्री बने और 10 नवंबर 1990 तक इस पद पर कायम रहे। वो राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 27 नवंबर 2008 को उनका दिल्ली में निधन हो गया। हिंदी के मशहूर कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की भी आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1907 को इलाहाबाद से सटे प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में हुआ था। इलाहाबाद के प्रवर्तक बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला है। 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी साल उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी आत्मकथा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। 1976 में उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 18 जनवरी 2003 को उनका निधन हो गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उच्च न्यायपालिका के लिए मुकदमों का जल्दी निपटारा और न्याय दिलाना सबसे बड़ी चुनौती। राष्ट्रीय विधि दिवस के मौके पर बोले राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने कहा, नए भारत के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर करें काम। गुजरात चुनाव के दूसरे दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। 76 उम्मीदवारों की कांग्रेस की तीसरी सूची जारी। प्रधानमंत्री भुज सहित 4 जगहों पर करेंगे रैली। मध्य प्रदेश में 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म पर फांसी का प्रस्ताव। शिवराज सिंह कैबिनेट का फैसला, शादी का लालच देकर शारीरिक शोषण भी होगा अपराध। नेपाल में संसदीय और प्रांतीय चुनाव के पहले दौर का मतदान संपन्न। 32 जिलों में करीब 65% मतदान। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में डाले गए वोट। और एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने गोपी थोनाकल। विश्व महिला युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को 5 स्वर्ण पदक। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पंकज आडवाणी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए योग।